नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह दिखाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बहुत देर तक अपने गले से लगाए रखा। यह समारोह एक मल्टी स्टारर फिल्म के जैसा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और नायडू के अलावा चिरंजीवी, उनके भाई पवन कल्याण और रजनीकांत एक ही मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में अपने 15 मंत्रियों और 2 मुख्यमंत्रियों के साथ पहुंचे और यह उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति का एक अनोखा संगम था। इसके बाद आपको उड़ीसा में पहली बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लेकर चलेंगे, जहां बीजेपी से हारने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद इस समारोह में आए और बीजेपी के तमाम नेताओं से बहुत आत्मीयता के साथ मिले। नवीन पटनायक की इस विनम्रता ने पूरे देश का दिल जीत लिया है और उन्होंने विपक्षी नेताओं को यह सिखा दिया कि लोकतंत्र में बहिष्कार की राजनीति नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करने की राजनीति होनी चाहिए। और इसके बाद आपको कन्नड़ फिल्मों के एक बहुत बड़े हीरो के विलेन बनने की कहानी सुनाएंगे, जिसमें इस फिल्म स्टार ने अपने ही एक डाई हार्ड फैन की हत्या करवा दी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फैन दर्शन नाम के इस फिल्म स्टार की गर्लफ्रेंड के बारे में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक बातें लिख रहा था। अब दर्शन और उनकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा दोनों ही पुलिस की हिरासत में। आज इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको आंध्र प्रदेश से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां आज चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में सबकी निगाहें उस शक्तिशाली मंच पर थी, जहां मौजूद नेताओं और अभिनेताओं को देखकर लोग लगातार तालियां बजा रहे थे और मंच कुछ ऐसे सजा था जैसे ये कोई मल्टी स्टारर फिल्म हो। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, मुद्दतों में होती है शख्सियत उनके जैसे, अंदाज ये बयान से हो इतिहास हो जाता है। పేరు పేరున వెళ్ళి పలకరిస్తున్నటువంటి శుభవేళ పద్మభూషణ్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్, అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్. ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం. అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్య బాబు గారు, సూపర్ స్టార్ తలైవా రజనీకాంత్ గారిని పలకరిస్తున్నారు ప్రధాని. వారి What a sight, ladies and gentlemen. మనస్ఫూర్తిగా వారి శుభకామనలు అందుకుంటూ మన బాలయ్య బాబుతోటి కరచాలనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. వేదిక మీద అందరినీ పేరు పేరున పలకరిస్తూ రజనీకాంత్ గారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ప్రేమ, ఇది అభిమానం, ఇది వాత్సల్యం, ఇది కృతజ్ఞత, ఇది గౌరవం, అపారమైనటువంటి విశేష గౌరవంగా మనవి చేసుకుంటున్నాం. కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను गौरवनीय नारा लोकेश गारू, నేను నారా లోకేష్ అనే నేను శాసనము ద్వారా
చంద్రపు అచ్చెన్నాయుడు గారు. अभी जो आपने देखी ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, उनके भाई चिरंजीवी, रजनीकांत, मशहूर एक्टर रामचरण, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मोदी सरकार के 15 केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन मंच पर मौजूद थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक अनोखा संगम है, उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति का एक अनोखा संगम है। ऐसा लगा जैसे एक भारत की एक जॉइंट टीम जो है, जिसमें दक्षिण भारत के लोग भी हैं, उत्तर भारत के लोग भी हैं, और वो सारे लोग मिलकर आज चंद्रबाबू नायडू के इस शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण के मशहूर फिल्म स्टार चिरंजीवी और उनके छोटे भाई और आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का हाथ उठाकर एनडीए की शक्ति का प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें भी आज आपको देखनी चाहिए क्योंकि ये एक नई तस्वीर है और इससे आप प्रधानमंत्री मोदी का साउथ आउटरीच भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति में कैसे वो धीरे धीरे अपने दोस्त बना रहे हैं, बीजेपी की शाखाओं को और मजबूत कर रहे हैं। और आज पवन कल्याण एक तरीके से बीजेपी की एक शाखा है। रजनीकांत देखिए, साउथ के सुपरस्टार, वो भी आज आए हुए थे और वो मंच पर मौजूद थे। और आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को शपथ लेने के बाद बहुत देर तक गले लगाए रखा और लोग लगातार देख रहे थे दोनों नेताओं को। और जब लोगों ने इन दृश्यों को देखा तो चारों तरफ इन दृश्यों की और इन तस्वीरों की चर्चा होने लगी। और इस चर्चा का कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम लोगों को ही इतनी गर्मजोशी से गले लगाते हैं और यह भी एक उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति का नया संगम है। एक बार आप तस्वीर देखिए। तो कहने को तो यह 10 सेकंड का वीडियो है, लेकिन यह वीडियो बहुत कुछ कह रहा है और दोनों नेताओं के बीच जो रिश्ता अभी हाल ही में बना है, यह उस रिश्ते की एक मिसाल है। आज दो और तस्वीरों की बहुत चर्चा है जिनमें एक तस्वीर में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें गले लगा लिया। यह भी देखिए। देखिए, यहां आपको भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार भी देखने को मिलेंगे। चंद्रबाबू नायडू के पुत्र हैं और बड़े होने के नाते उन्होंने पहले अपने पिता के चरण छुए, उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन आगे भी चलकर जितने भी बड़े नेता बैठे हुए थे मंच पर, इन्होंने सबके पांव छुए और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, पवन कल्याण की तस्वीर है जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज एक बार फिर से अपने बड़े भाई चिरंजीवी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके प्रति अपने समर्पण को पूरी दुनिया को दिखाया। ये देखिए। गौरवनीय नारा लोकेश गारू, पवन कल्याण और चिरंजीवी वैसे तो कहने को भाई हैं, चिरंजीवी उनके बड़े भाई हैं, लेकिन दोनों ही आंध्र प्रदेश में और दोनों ही वहां की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं और एक से बढ़कर एक हैं दोनों। लेकिन जो छोटे भाई हैं, जब भी वो अपने बड़े भाई से मिलते हैं तो पैर छूकर ही उनका आशीर्वाद लेते हैं, जबकि वो खुद एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और इस बार अब तो बहुत सफल
नेता भी वो बन गए हैं। यहां भी आपको भारत के संस्कारों की और भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी कि एक परिवार कैसा होना चाहिए। आजकल जब हमारे देश में बहुत सारे लोग बिना झुके कुछ इस तरह से अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं कि बस जरा सा झुक दिए, जरा सा, आपने देखा होगा आजकल ऐसे झुकते हैं और बस उसी को मान लिया जाता है कि पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। ऐसे समय में आप पवन कल्याण से ये सीख सकते हैं कि आपने अगर बड़ों के पैर छूने हैं तो पैर छूने का सही तरीका क्या है। पैर छूने का सही तरीका वो होता है जिसमें मनुष्य अपनी रीढ़ को झुकाकर और अपने घुटनों पर बैठकर अपने किसी बड़े और प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करता है। और अगर आप हनुमान जी की तस्वीरों को देखेंगे तो वो भी इसी तरह से झुककर भगवान श्री राम और सीता जी के चरण स्पर्श करते हैं। और थोड़े दिन पहले ही हमने आपको पवन कल्याण की एक तस्वीर भी दिखाई थी जब वो चुनाव जीतकर वापस अपने घर लौटे थे और जब उन्होंने अपने भाई के चरण छुए थे। ये तो आज की तस्वीर है, मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा जब वो अपने घर गए थे और घर जाकर कैसे उन्होंने अपने बड़े भाई के पैर छुए थे। देखिए, तो देखिए, दक्षिण भारत के इन बड़े बड़े नेताओं से, इन राजनीतिक घरानों से, इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स से आप इतना जरूर सीख सकते हैं कि कैसे अपने भारतीय संस्कारों को और अपनी भारत की संस्कृति को ये लोग सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद भी भूले नहीं है। इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, पैसा है, शोहरत है, राजनीतिक ताकत है, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूले। परिवार में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसे ये हमेशा याद रखते हैं और अपने से बड़ों को हमेशा उतने ही सम्मान के साथ उनके साथ पेश आते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो पैर छूने का सही तरीका जानते हैं और उनमें पवन कल्याण एक हैं जो भारतीय संस्कृति को न सिर्फ समझते हैं बल्कि पूरी आत्मीयता से उसका पालन भी करते हैं। बहुत कम लोग इस बात को भी जानते होंगे कि पवन कल्याण ने ही सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और कांग्रेस के कारण वो अपने बड़े भाई चिरंजीवी से भी राजनीतिक मतभेदों के कारण अलग हो गए थे। यह बात वर्ष 2011 की है जब चिरंजीवी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था प्रजा राज्यम पार्टी और इस पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में तब विलय कर दिया था। और आपको यह भी याद होगा यूपी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे और पवन कल्याण इसके खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि चिरंजीवी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। इसके बाद पवन कल्याण ने बहुत भारी मन से अपने बड़े भाई के बताए राजनीतिक मार्ग को छोड़कर अपना एक नया रास्ता चुनने का फैसला किया और वर्ष 2014 में अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम है जन सेना पार्टी। और इस पार्टी के गठन से पहले वो नरेंद्र मोदी से उस समय मिले थे जब बीजेपी ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया ही था। और उस दौर में पवन कल्याण कैसे कांग्रेस मुक्त भारत के नारे लगाते थे वो आज आपको देखना चाहिए। Mr. Shinde, Mr. Chidambaram, Mr. Ahmad Patel, Mr. Veerappa Moily, Mr. Anthony, dear sirs, I want to tell you, on behalf of Jana Sena and people of Telugu, we are deeply hurt by your actions, sir, the way you have divided. We trusted you, you backstabbed us. That's why I'm giving a call. I'm giving a call to the entire nation. Congress, हटाओ! देश बचाओ! कांग्रेस हटाओ! देश! कांग्रेस! देश! जय जय हिंद! जय हिंद! तो पवन कल्याण का ये जोश आपने देखा, ये 2014 का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं और उस समय से ही वो लगातार कांग्रेस का विरोध करते आ रहे हैं और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते आ रहे हैं। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा वो देते हुए आ रहे हैं और अब जाकर उन्हें ये जबरदस्त सफलता मिली है और इस बार उनका जो सफलता का जो प्रतिशत है, स्ट्राइक रेट, वो 100% है।
उन्होंने जितनी भी विधानसभा की सीटें लड़ी उनकी पार्टी ने सारी की सारी जीती, और जितनी लोकसभा की सीटें उन्होंने लड़ी सारी की सारी जीती। एक भी सीट पर उनकी पार्टी हारी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अपने उस बड़े भाई जिसके साथ उनके राजनीतिक मतभेद हो गए थे, आज भी अपनी सफलता के बाद सबसे पहले उसी बड़े भाई के चरण भी छुए हैं। यह भी आपको याद रखना चाहिए। अब आंध्र प्रदेश में आपने देख लिया कि कैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का यह संगम आपको देखने को मिला, और यह लोकतंत्र की बड़ी शानदार तस्वीर है। यही है लोकतंत्र जो अभी आपने देखा। अब आंध्र प्रदेश के बाद आपको उड़ीसा से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिसमें एक नई तरह की राजनीति आपको दिखाई देगी, और इस राजनीति से आज राहुल गांधी जैसे नेता बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तस्वीरें उड़ीसा में उस शपथ ग्रहण समारोह की हैं जिसमें आज पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए, और उन्होंने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को बधाई दी और मंच पर मौजूद अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी के नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही विनम्रतापूर्वक अभिनंदन किया। देखिए, उपस्थित अछंती ओडिशावासींकर अन्यतम प्रिय नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक महोदय, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीजुक्त। सोचिए, जब राहुल गांधी लोकसभा के सांसद होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने तक की बधाई न सोनिया गांधी ने दी न राहुल गांधी ने दी, तब ऐसे में लगातार 24 वर्षों तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहने वाले नवीन पटनायक ने सत्ता जाने के बाद भी उन्हें चुनाव में हराने वाली भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में खुद जाकर देश को यह बताया कि असली लोकतंत्र क्या होता है और विनम्रता क्या होती है। और यह राजनीति हमारे देश की बाकी सभी पार्टियों की राजनीति से काफी अलग है, और इस राजनीति से यह पता चलता है कि विपक्ष सरकार और पार्टियों का होता है, सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियों के बीच में होता है, ना कि लोगों का। और इसीलिए जब लोगों के वोट से कोई नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो वहां विपक्ष को लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। और नवीन पटनायक ने लोकतंत्र का यही पाठ आज पूरे देश के राजनेताओं को पढ़ाया है। जब नवीन पटनायक देखिए खुद गए और कैसे कितनी आत्मीयता के साथ वो मिल रहे हैं अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं से, देखिए आप। विधायक स्वागत जनाई मंच रे अतिथि वृंद। नवीन बाबू 77 साल के हैं, 77 ईयर्स, और प्रधानमंत्री मोदी 73 साल के हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी से भी लगभग 4 साल बड़े हैं नवीन बाबू। और उन्होंने अपने बड़े होने का फर्ज निभाया। जैसा बड़े लोगों को व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार उन्होंने किया है। और 24 साल के बाद जिस पार्टी ने उन्हें हराया उस पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में वो गए, नए मुख्यमंत्री को अपना उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, और मन में कोई कटुता नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, और उनकी विनम्रता जो है उसने आज पूरे देश का दिल जीत लिया है। देखिए, कई बार हार में भी जीत छिपी होती है, और नवीन पटनायक ने आज उड़ीसा में यही करके दिखाया है। आज उड़ीसा में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है, और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को उन्होंने ये सत्ता सौंपी है, जो 52 वर्ष के हैं और आदिवासी समुदाय से आते हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के पिता एक चौकीदार थे, और उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो एक दिन चौकीदार का ये बेटा
उड़ीसा का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मोहन चरण मांझी शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। उनकी पहली नौकरी एक शिक्षक की थी, जिसमें वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों को पढ़ाते थे। वर्ष 1997 में जब उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा, तब भी लोग उनसे ये कहते थे कि उन्हें ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। और जब वो इन चुनावों में पंचायत का चुनाव भी मतलब जीत गए, तब भी लोगों ने उनसे यही कहा कि अब सरपंच बनने तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें विधायक बनने के बारे में तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो 4 बार विधानसभा का चुनाव जीते, यानी विधायक भी बन गए। मोहन चरण मांझी को लोग फाइटर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उड़ीसा में अवैध खनन के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया और खनन माफिया के खिलाफ कई वर्षों तक अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी, और एक बार खनन माफिया ने उन पर जानलेवा हमला भी करवाया था। वर्ष 2019 में जब मोहन चरण मांझी 10 साल बाद फिर से विधायक चुनकर आए, तब उन्हें कई दिनों तक सरकारी मकान अलॉट नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ा था और इस दौरान किसी ने उनका मोबाइल फोन भी चुरा लिया था। तो सोचिए, एक ऐसा नेता जो फुटपाथ पर सो रहा था और उसका मोबाइल फोन भी चोरी हो गया, आज उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। और आज भी मोहन चरण मांझी एक छोटे से सरकारी फ्लैट में रहते हैं और अब उनके लिए एक मुख्यमंत्री आवास की तलाश की जा रही है, क्योंकि अब तक उड़ीसा में 24 साल तक मुख्यमंत्री जब जो रहे नवीन पटनायक, वो उनके जमाने में कोई मुख्यमंत्री आवास था ही नहीं, क्योंकि नवीन पटनायक अपने नवीन निवास से ही सरकार चलाते थे और ये उनका निजी मकान था जहां नवीन बाबू रहते थे। तो एक बड़ी बात यह है कि नवीन बाबू ने सरकारी मकान नहीं लिया, वो अपने घर से ही सरकार चलाते थे और अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम करते थे। और आज भी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसी नवीन निवास पर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के परिवार ने भी हमसे आज बात की है। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें यह तो उम्मीद थी कि वो सरकार में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसी तो कल्पना भी नहीं की थी। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो जमीन से आने वाले अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भी पूरा मौका देती है। मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए, और वो दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा। उड़ीसा लोगों का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है। मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम तो नहीं सोचे थे, लेकिन मंत्री तो जरूर है। मुख्यमंत्री घर आएंगे तो हमारा तो रीति रिवाज है ना, हमारा परंपरा है। आएंगे तो हल्दी पानी में हम पैर धोएंगे और आरती उतारेंगे। मन में गुलाब फूट गया जैसे लग रहा, बहुत खुशी लग रहा है टाइप का। और कुछ स्पीचलेस हुए हैं हम, और क्या बोले करके टाइप में कह नहीं सकता, इतना खुशी से और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं करके। एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक कार्यक्रम में बीजेपी की यही तारीफ करते हुए कहा था कि बीजेपी अपनी पार्टी के छोटे और मेहनती कार्यकर्ताओं के काम को पहचानने वाली पार्टी है और बीजेपी का यही गुण उसे एक बिल्कुल अलग पार्टी बनाता है। ఒక సామాన్యమైన కార్యకర్త శ్రీనివాస వర్మ నరసాపూర్ ఎంపీ, బీజేపీ ఎంపీ, ఈరోజు కేంద్రంలో మంత్రి స్థానం వచ్చింది. ఓసారి బీజేపీలో కూడా ఇది ఒక ప్రత్యేకత. ఆయన ఎంపీ ఇచ్చినప్పుడు నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది. ఒక మామూలు వ్యక్తి ఎంపీ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు నేను ఫస్ట్ మీటింగ్ పోతే వచ్చినప్పుడు నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆయన స్ట్రాంగ్ గా పార్టీ కోసం పనిచేశాడు. ఒక పార్టీ కార్యకర్తను గుర్తించిన పార్టీ भारतीय जनता पार्टी। तो चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के एक सांसद का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वो जो सांसद जिनको सांसद बनाया वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए। वो एक छोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी की खूबी ये है कि वो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भी पहचानती है और उनको उनके काम का इनाम देती है। और बीजेपी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता को भी उनकी कार्यकुशलता और प्रतिभा को देखकर बड़े बड़े मौके दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव,
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी में अपनी शुरुआत एक मामूली कार्यकर्ता के तौर पर की थी। और खुद प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ही तो थे, लेकिन बीजेपी में उनकी कार्यकुशलता और प्रतिभा को बीजेपी ने देखा, पहचाना और उन्हें मौके दिए गए। और यही तो असली लोकतंत्र है, जिसमें चाय वाले और चौकीदार के बेटे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इस मौके पर आप वर्ष 1995 की इस तस्वीर को देखिए, जब केशुभाई पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीचे दरी पर बैठे हुए थे, उनके पीछे लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी उस जमाने में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। और नरेंद्र मोदी उनके आगे नीचे जमीन पर दरी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस समय एक कार्यकर्ता हुआ करते थे और कितने ध्यान से वो इस शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे हैं। और आज यही एक कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री है। आज उड़ीसा को 2 नए उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं, जिनमें एक हैं कनक वर्धन सिंह देव और दूसरी हैं प्रभाती परिदा। और प्रभाती परिदा उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है। आंध्र प्रदेश की तरह आज उड़ीसा के शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी, उनके कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के घटक दलों के नेता शामिल हुए। लेकिन इन दोनों शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए। और तभी से यह चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी के पीछे उनकी कोई नाराजगी है, और क्या वो मोदी सरकार में सिर्फ जेडीयू का एक कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से नाराज हैं, या इसकी वजह कुछ और है। सूत्रों से हमें पता चला कि आंध्र प्रदेश में आज शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होना था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने फैसला किया कि वो इतनी सुबह शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाएंगे और उन्होंने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जाने का कार्यक्रम टाल दिया। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अभी से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नीतीश कुमार अचानक से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं सर, कुछ दिक्कत? अब ये तो वही बता पाएंगे। हम लोग जो हमारे नेता है, मैं हर बात में पूछूंगा नहीं। हो सकता है शहद का मामला हो, वो तो बात वही बताएंगे ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता है। सभी प्रोग्राम बनता बिगड़ता रहता, आप भी जानते हैं, मीडिया के मेरे साथी हैं। ओके, देखिए वो इस पे कुछ विशेष आई डोंट थिंक कि आप बहुत कुछ इसमें आपको रीड करने की आवश्यकता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, उनकी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, स्टेट में कमिटमेंट्स होंगे, इस कारण वो नहीं जा पा रहे होंगे। इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिकल रीडिंग्स में रीडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी। आज ये जो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, एक आंध्र प्रदेश की और एक उड़ीसा की, और खास तौर पर नवीन बाबू की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, नवीन पटनायक की, उससे आज देश को ये समझना चाहिए कि हमारे देश को इसी तरह की राजनीति की आवश्यकता है। जब हमारे देश में चुनाव प्रचार होता है तो बड़ा कड़वा चुनाव प्रचार होता है, बड़ा जहरीला चुनाव प्रचार होता है, बड़े जहरीले आरोप एक दूसरे से लगाए जाते हैं, राजनीतिक दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि नेता एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन देश के लिए सही ये होगा कि चुनाव जैसे ही समाप्त हो, लोगों का फैसला जैसे ही पता चले, यानी नतीजे आने के बाद, इन सारे नेताओं को अपने मतभेद भुला देने चाहिए। इन सारे नेताओं को अपने मन की कड़वाहट भुला देनी चाहिए। देखिए, देश में 2 विचारधाराएं होती हैं, एक सत्ता पक्ष की और एक विपक्ष की। दोनों ही विचारधाराओं की जरूरत होती है देश को, क्योंकि वही देश का असली प्रतिनिधित्व है लोकतंत्र में। और इन दोनों विचारधारा को ही देश के लोगों ने अपना वोट भी दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, लेकिन दिया तो है ही। इसलिए ये 2 पहिए हैं लोकतंत्र के, और इन दोनों पहियों को एक साथ, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, सहयोग के साथ चलना होगा, तब देश तरक्की करेगा, तब देश के लोगों को भी अच्छा लगेगा। इसलिए आज हम राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को भी ये कहना चाहेंगे कि गांधी परिवार को भी अब अपनी कड़वाहट भुलानी चाहिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो एक बार भी अभी तक बधाई नहीं दी है, तो एक तरफ तो ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि बधाई तक नहीं दी, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दे दी, और दूसरी तरफ नवीन पटनायक जैसे नेता जो खुद चुनाव हारने के बाद भी वो जहरीले चुनाव प्रचार को भूल गए। बीजेपी ने उन पर जितने आरोप लगाए थे कि वो शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो बातें कही थी, उन्होंने सब भुला दिए कि झटके में, और आज वो खुद बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए पहुंच गए। हमारे देश को
ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है। हमारी विधानसभाओं को ऐसा होना पड़ेगा, हमारी संसद को इस तरह से काम करना पड़ेगा जहां नेता एक दूसरे के तो राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन देश का विरोध ना करें, अपने राज्य का विरोध ना करें, दूसरे लोगों को वोट देने वाले, दूसरी पार्टियों को वोट देने वाले वोटर्स का विरोध उन्हें नहीं करना चाहिए। अब आपको हम वायनाड लेकर चलते हैं, जहां आज राहुल गांधी ने जनता से ही यह पूछ लिया कि उन्हें रायबरेली की सीट छोड़नी चाहिए या वायनाड की सीट छोड़नी चाहिए। The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. Anyway, back to the question of Wayanad or Raebareli. What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. तो वायनाड में आज राहुल गांधी थे और वहीं के लोगों से पूछ रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बड़ी मुश्किल में वो फंसे हुए हैं, दुविधा में हैं कि वायनाड को छोड़ें या रायबरेली को छोड़ें। लेकिन सूत्रों से यह पता चला है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं, जहां से वो दूसरी बार सांसद बने हैं। अब वायनाड के लोगों को कैसा लगेगा देखिए। पिछली बार वो अमेठी से हारे और वायनाड के लोगों ने उन्हें बचा लिया। इस बार भी उन्हें पूरा विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में किसी सीट से जीत भी पाएंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने पहला दांव खेला वायनाड पर। और वायनाड के जो लोग हैं वो राहुल गांधी के सच्चे दोस्त हैं, पक्के मित्र हैं। राहुल गांधी के जो सच्चे, जिसको कहता है कि फॉलोअर्स हैं, वो हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कभी धोखा नहीं दिया, ना पिछली बार धोखा दिया, ना इस बार धोखा दिया। अमेठी के लोगों ने दे दिया, लेकिन वायनाड के लोगों ने नहीं दिया। इस बार भी राहुल गांधी असमंजस में थे और उन्हें पूरा यकीन था वायनाड के लोगों पर कि वायनाड के लोग उन्हें धोखा नहीं देंगे। और इस बार भी वायनाड के लोगों ने जो वचन दिया था उसे निभाया। लेकिन अक्सर जिंदगी में यही होता है, जो लोग अपना वचन निभाते हैं, जो लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम सबसे पहले उन्हीं को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये तो हमारे साथ है ही, ये कहां जाएंगे। इसलिए वायनाड के लोगों को आज दुख तो बहुत हो रहा होगा, या आगे चलकर जब उन्हें यह पता चलेगा कि राहुल गांधी वायनाड को छोड़कर रायबरेली जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति के हिसाब से उन्हें रायबरेली ज्यादा सूट करता है। अब अगली बार वायनाड के लोग क्या करेंगे? अगर दोबारा राहुल गांधी वहां से तीसरी बार भी चुनाव लड़ने के लिए आए, तब वायनाड के लोग क्या करेंगे, यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आपको बताते हैं कि भारत में मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले बढ़ क्यों गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में 3 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें पहला हमला 9 जून की रात को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुआ था। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे, जिनमें एक बच्चा भी था। यह हमला शिवखोड़ी से वैष्णो देवी के बेस कैंप लौट रही एक बस पर हुआ था, जबकि दूसरा हमला इसके 2 दिन बाद 11 जून को हुआ और तीसरा आतंकवादी हमला आज सुबह 12 जून को हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने डोडा जिले में सेना के एक अस्थायी कैंप पर ही हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 5 जवान घायल हुए हैं और हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली है, जो जैश ए मोहम्मद की ही एक छोटी शाखा है। इससे एक दिन पहले 11 जून को कठुआ जिले के गांव में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कई स्थानीय लोग घायल हो गए थे। और इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया था और इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि इसी मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के पास से एक AK-47 राइफल, 3 ग्रेनेड्स, कारतूस, भारतीय करेंसी में 1 लाख रुपए, पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, भुने हुए चने का पैकेट और कुछ दवाइयां मिली, जिससे यह पता चलता है कि ये आतंकवादी पाकिस्तानी थे और बड़े हमला करने की योजना से यहां पर आए थे और इस योजना से आए थे कि इन्हें काफी दिनों तक यहीं रहना पड़ सकता है। इससे पहले आतंकवादियों ने 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर हमला किया था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। और अब सरकार ने यह फैसला किया है कि वैष्णो देवी मंदिर जाने वाली बसों में हर बस में 2 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि जिस जगह पर यह हमला हुआ था, यह जगह वैष्णो देवी के मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। और अगर आप भी वैष्णो देवी जाने का
प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर जाइएगा और ये भी देख कर जाइएगा कि बस में अब सुरक्षा के इंतजाम कर रही है सरकार और हर बस में 2 सुरक्षाकर्मी बैठाए जाएंगे जो बसें वैष्णो देवी की तरफ जा रही है। अब यह देखिए कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे इन हमलों के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण तो यह कि आतंकवादी लोकसभा चुनावों के दौरान जम्मू कश्मीर में ज्यादा मतदान होने से डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया तो आतंकवाद की दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए वो नाराज हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी हमले हो सकते हैं। और तीसरा कारण ये कि भारत में सरकार का ना बदलना, प्रधानमंत्री मोदी की वापसी से भी ये आतंकवादी हो सकता है थोड़े गुस्से में हैं, नाराज हैं और झुंझला गए हैं। और इसीलिए पहला हमला उसी दिन हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में था। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत में इस बार सरकार बदल जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आतंकवादियों ने हमले बढ़ा दिए। पाकिस्तान ने सोचा था कि विपक्ष की जो सरकार आएगी वो थोड़ी फ्रेंडली सरकार होगी, हमारी दोस्ताना सरकार होगी, उसके बाद से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हम आपको कन्नड़ फिल्मों के उस सुपरस्टार की कहानी के बारे में बताएंगे जिसने अपने ही एक फैन की बेरहमी से हत्या करवा दी। यानी कन्नड़ फिल्मों का एक बहुत बड़ा स्टार, एक बहुत बड़ा हीरो एक विलेन बन गया और इस सुपरस्टार का नाम है दर्शन थुगुदीपा और इन्हें कन्नड़ फिल्मों का सलमान खान भी कहा जाता है। बड़े स्टार हैं वहां के, लेकिन अब बेंगलुरु पुलिस ने इस फिल्म स्टार को अपने ही एक फैन की हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस फैन का नाम था रेणुका स्वामी, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का रहने वाला था और इस एक्टर को अपना भगवान मानता था। आप तो जानते ही हैं दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं उनकी बड़ी कल्ट फॉलोइंग होती है। लोग उन्हें एक स्टार की तरह नहीं देखते, उन्हें भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। यह दक्षिण भारत में एक चलन रहता ही है। लेकिन बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि 8 जून को इस फिल्म स्टार ने अपने 12 लोगों के साथ मिलकर इस फैन को किडनैप करवाया और उसके बाद इस व्यक्ति की हत्या करवा दी। हत्या का कारण अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कारण सिर्फ यह था कि इस व्यक्ति ने इस फिल्म स्टार की गर्लफ्रेंड और कन्नड़ फिल्मों की ही एक पूर्व अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा के खिलाफ इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक बातें लिखी थी और इस व्यक्ति का कहना था कि जिस एक्टर को वो भगवान मानता है उसे वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं देख सकता। और वो बार बार सोशल मीडिया पर यह लिखता था कि इस एक्टर का हंसता खेलता परिवार उसकी एक गर्लफ्रेंड की वजह से बर्बाद हो रहा है। और ये जो फैन था इस फिल्म स्टार का वो इसी बात से आहत था और इस फिल्म स्टार से इस बात पर नाराज रहता था। ये बात जब इस फिल्म स्टार को पता चली तो उसने अपने घर पर काम करने वाले कर्मचारी से अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाया और उस फेक अकाउंट से अपने इस फैन से उसने बात करनी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पिछले करीब 2 महीने से इस फर्जी अकाउंट से इस व्यक्ति की बात हो रही थी, जिसमें वो व्यक्ति अपनी चैट में भी लगातार इस एक्टर की गर्लफ्रेंड के लिए आपत्तिजनक बातें ही लिखता था। जिसके बाद इस फिल्म स्टार ने यह तय किया कि वो अपने इस फैन को अब जान से मार देगा और 8 जून को उसने अपने 12 कर्मचारियों या दोस्तों की मदद से इस फैन का अपहरण करवाया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। और हत्या के बाद इस एक्टर ने बचने के लिए वही किया जो ज्यादातर अमीर लोग करते हैं। आरोप है कि इस एक्टर ने अपने यहां काम करने वाले 4 कर्मचारियों को उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें 30 लाख रुपए का लालच दिया और खरीद लिया और बदले में उनसे कहा कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर इस हत्या का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लें और पुलिस को ये बताएं कि उनका इस व्यक्ति के साथ पैसे को लेकर कोई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इन 4 लोगों ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। पैसे के लालच में ये 4 लोग ऐसा करने के लिए तैयार भी हो गए क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा था और इन लोगों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। और इस फिल्म स्टार ने यह सोचा था कि जब ये 4 लोग जाकर सरेंडर कर देंगे तो पुलिस इस फाइल को बंद कर देगी और पुलिस भी आगे की तहकीकात नहीं करेगी। लेकिन पुलिस तब भी तहकीकात करती रही और जब पुलिस ने इस हत्याकांड की सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ना शुरू किया और मृतक के फोन लोकेशन की जांच की तो पता चला कि 4 आरोपी झूठ बोलकर इस एक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से इस बात की पुष्टि हो गई कि इस व्यक्ति को अपहरण करके बेंगलुरु के एक पार्किंग शेड में लाया गया था, जहां एक्टर दर्शन और उनकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा भी वहां पर आए थे और उन्हीं के सामने इस व्यक्ति की हत्या की गई। अब पुलिस ने इस मामले में इस एक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनकी मदद करने वाले 13 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। In connection with a murder case registered in Kamakshipalya police station, limits of Bangalore West Division, which was registered on 9th morning, one of the actors of Kannada film industry has been secured and he is being questioned. The details are yet to be ascertained, and since the matter is under investigation, further details will be given. Maybe exactly, I do not know. I do not want to commit. There was a mention of the actor Darshan and his wife, their involvement, and I don't know exactly what is the evidence or the support documents or any of such things. They have arrested Darshan and his wife. Further investigation will reveal whether he is in some way is involved, or if he is involved to what extent, what is the reason, why he has been killed. All those things will reveal only after the investigation. इस समय पूरे कर्नाटक और दक्षिण भारत के राज्यों में इस घटना की बहुत चर्चा हो रही है और लोग अब भी इस एक्टर की गिरफ्तारी के बाद उसका समर्थन कर रहे हैं और इस घटना के लिए उसे नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड को दोषी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये लड़की नहीं होती तो ये घटना भी नहीं होती। देखिए, ये दर्शन के फैंस हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि दर्शन इस तरह का कोई काम कर सकता है। और दक्षिण भारत में आप जैसा कि जानते ही हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं उनकी बड़ी कल्ट फॉलोइंग होती है, उनके बड़े कट्टर फैन होते हैं और उनके लिए उनके फैन जो हैं उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, यहाँ तक कि उनके मंदिर भी बना देते हैं। और यही हमारे समाज का भी कड़वा सच है, जिसमें सारा दोष सिर्फ महिलाओं का माना जाता है और इसमें भी इस एक्टर के जो फैंस हैं वो उसकी गर्लफ्रेंड को सारा दोष दे रहे हैं और पुरुषों को अक्सर हमारे समाज में ऐसे ही क्लीन चिट दे दी जाती है। और आप इस भीड़ को देखिए जो इस फिल्म स्टार की गिरफ्तारी के बाद भी इस फिल्म स्टार के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। इस एक्टर ने 30 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें पिछले साल आई फिल्म खटीरा ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। और इस घटना में आज आपको 3 बड़ी सीख और भी मिलेंगी। पहली सीख ये कि सोशल मीडिया अब काफी खतरनाक हो गया है, जिसमें आपकी पोस्ट या आपका कमेंट या आपका स्टेटस आपको कई बार मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी के बारे में भी जो भी को आप लिखें, बहुत सोच समझ कर लिखें। इस मामले में उस व्यक्ति की जो इस एक्टर का फैन था, सिर्फ इसलिए जान चली गई क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर इस एक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी थी। इसलिए पहली सीख तो यह है कि किसी के भी बारे में आप सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक बातें ना लिखें, ऐसी बातें ना लिखें जिससे कोई दूसरा व्यक्ति आहत हो जाए। दूसरी सीख है कि बहुत सारे फैन अपने पसंदीदा एक्टर और फिल्म स्टार को लेकर सोशल मीडिया पर सहमति और असहमति जताते हैं और इनमें से कुछ फैंस इन एक्टर्स को अपना समझते हुए बड़े भावुक हो जाते हैं। इन जो फैंस हैं वो अपने अपने फिल्म स्टार्स को लेकर या जिसके भी वो फैन होते हैं उन्हें लेकर बड़े इमोशनल रहते हैं और आपत्तिजनक बातें लिख देते हैं दूसरे लोगों को। लेकिन ये बातें कैसे हत्या का कारण बन सकती हैं वो आप इस घटना से समझ सकते हैं। हमने तो कई बार ये भी देखा है कि जो 2 बड़े एक्टर्स हो गए या 2 बड़े खिलाड़ी हो गए, उनके फैंस आपस में सोशल मीडिया पर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और एक दूसरे की आलोचना करने लगते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, इंडियन क्रिकेट टीम में भी जब कोई बड़े फैसले होते हैं, किसी की कप्तानी चली जाती है, किसी को नया कप्तान बना दिया जाता है, टीम में कोई चेंज होते हैं, तो आप देखिए कि क्रिकेटर्स के जो फैंस हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं।
इसी तरह फिल्म स्टार्स के भी फैंस होते हैं। सब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बड़े डेडिकेटेड फैंस होते हैं और वो दूसरे फिल्म स्टार के फैंस के बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर बातें लिखते रहते हैं। तीसरी सीख ये है कि एक्टर्स की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, निजी जिंदगी होती है, जिसमें फैंस को ताक झांक नहीं करनी चाहिए और उनके निजी जिंदगी के फैसलों पर फैंस को और जनता को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फैंस जो हैं वो जाते हैं खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए, वो इसलिए उनके फैन बनते हैं। फिल्म स्टार्स के मामले में वो उनका काम देखने के लिए जाते हैं, फिल्में देखने के लिए जाते हैं, मनोरंजन देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन में क्या चल रहा है उस पर फैंस को अपनी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बार आपको फिर से उसके कुछ अंश दिखा देता हूं फिल्मों के। ये जो फिल्म स्टार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, छोटा मोटा फिल्म स्टार नहीं है, इसे कन्नड़ फिल्मों का सलमान खान कहा जाता है और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में इस फिल्म स्टार ने दी हैं। और अब आप सोचिए, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना ज्यादा इमोशनल होकर जो फैसला इस फिल्म स्टार ने किया, उसकी वजह से पूरी जिंदगी इसने अपनी भी खराब की और अपनी गर्लफ्रेंड की भी पूरी जिंदगी इसने खराब कर दी है, क्योंकि अब इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी अरेस्ट हो चुकी है इसके साथ। और कल हमने आपको महाराष्ट्र के नासिक से आई कुछ तस्वीरें दिखाई थी जहां कुओं में पानी सूख चुका है और हम लगातार आपको इस मुद्दे पर खबर दिखा रहे हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं इसी देश में, और हमें यह बात पता है कि इस खबर को कल सबसे कम देखा गया था। यह फ्लॉप खबर है, इसे कोई नहीं देखेगा। आप भी चैनल बदल देंगे क्योंकि इसमें कोई मसाला और कोई राजनीति नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम महाराष्ट्र के नासिक से ही एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जहां लोग कह रहे हैं कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं, सिर्फ आंसू बचे हैं। इस गांव के किसी भी घर को आप देखिए, घर के बाहर आपको ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स नजर आएंगे जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। अब ये पानी भी इन ड्रम्स में तब भरा जाता है जब टैंकर्स यहाँ पर आते हैं, और ये पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरीके का पानी इस गांव के लोगों को मिलता है। यहाँ पर आइए कि ये तस्वीरें देखिए पहले कि ये जो पानी है ये डेली यूज का पानी है। अब देखिए कि किस तरीके का हालत है इस पानी की, कितना खराब ये पानी है। और यही पानी यहाँ के लोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, डेली का जो यूज है इसके लिए करते हैं। अब देखिए कि ये जो बर्तन है, ये बर्तन में जो पानी है ये भी मुफ्त में नहीं है, लेकिन इसकी हालत देखिए कि कैसा ये पानी है। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर कि तस्वीरें देखिए कि कैसा यहाँ पर अंदर गंदगी है, और यही पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। तो स्विमिंग पूल वाले बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले इस देश के नेताओं से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इन लोगों पर भी कुछ तरस खाइए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और भगवान का संतुलन भी कितना अजीब होता है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। नमस्कार।